हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। हम लोग घटनाचक्र पूर्वावलोकन इतिहास की सीरीज़ कर रहे थे। हमारा टॉपिक था ईस्ट इंडिया कंपनी। गाइस, क्लास शुरू करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है। इससे पहले हम इसके नोट्स और 10 सवाल देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। शुरू करेंगे। आज का पहला सवाल है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, कौन सा युद्ध था? बक्सर का युद्ध था। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था गाइस? 1757 को। वाणीवाश का हुआ था 1760 में और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। इसको भी याद रखिएगा। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज़ों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। ये भी नाम याद रखना ज़रूरी है। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेज़ों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गया और इस युद्ध के बाद में इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। ये भी याद रखिएगा। दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। P.E. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध में कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो सबसे ज़्यादा निर्णायक युद्ध बक्सर का ही था, याद रखना है। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? पहला आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? आप इसकी डेट बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। अभी हमने ऊपर देखा था इसका। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब मीर जाफर था। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, वे कौन था? शाह आलम द्वितीय था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे, शाह आलम द्वितीय को मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1806 से 1837 इसका टाइम पीरियड था और बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था जिसका 1837 से 1857 टाइम था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे। अकबर द्वितीय ही वो था जिसने राजा राम मोहन को राजा की उपाधि देकर इंग्लैंड भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? बंगाल की दीवानी मुगल सम्राट ने प्रदान की थी। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? किसके टाइम पीरियड में दिए गए थे? लॉर्ड क्लाइव के। इनको लॉर्ड मत कहा करिए, ये हमारे मालिक नहीं, इन्होंने तो हमारे ऊपर अधिकार किया था, शासन किया था इन लोगों ने, तो मालिक तो नहीं हो सकते ये। शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? जो शाह आलम द्वितीय था सम्राट ने, उसने 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रज़ा खां को।
इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया। गैस ये डेट भी आपको ज़रूर याद रखना, क्योंकि जब अब एग्ज़ाम अच्छे लेवल का बनता है तो उसमें सन के साथ साथ डेट भी ज़रूर पूछी जाती है। ऑप्शन इतने पास पास दे देता है कि हमको एलिमिनेट करने में बहुत परेशानी होती है, इसलिए 16 अगस्त भी याद रखिएगा। तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने उपयुक्त संधि के प्रावधान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया, जिसके बदले नवाब द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक अदा करना था। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार ना तो लेना चाहती थी और ना ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य करने के लिए 2 उप दीवान बनाए थे। एक था बंगाल के लिए, जिसका नाम था मोहम्मद रज़ा खां, और बिहार के लिए राजा शिताब राय की नियुक्ति की थी। मोहम्मद रज़ा खां उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निज़ामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था। ये भी इन लोगों की, अंग्रेज़ों की कूटनीति थी। इन्हें इसलिए इन्होंने नियुक्त किया था जिससे कि सारे कर संबंधी जो कार्य थे ये लोग करें। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो इसमें भारतीयों का नाम आएगा, ना कि ब्रिटिशर्स का। यद्यपि अधिकार कंपनी के ही हाथ में रहा। देखिए, अधिकार सारे इन्होंने खुद से रखे थे। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? खासी जनजाति। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये खूब पूछी जाती है। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के बाद में ब्रिटिश जो थे 1765 ईस्वी में सिलहट आए। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक और सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु एवं सींग का व्यापार करने के लिए सिलहट की सीमा पर पंडुआ में आते थे। कहाँ आते थे? सिलहट की सीमा में। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति करने हेतु किया जाता था। कुछ समय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। बाद में खासी जनजाति के साथ में भी इनके विद्रोह हुए थे, क्योंकि जो जनजातियाँ होती हैं वो प्रकृति के बहुत करीब या पास में रहती हैं, और अंग्रेज़ों ने उस प्रकृति में भी अपना दखलंदाज हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। इसी कारण खासी जनजाति से भी इनके विद्रोह हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के रूप में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है? राजा टिकैत राय नवाब अस्फादुल्दौला के अर्थ मंत्री थे। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। इसमें सही कूट का आंसर देना है तो हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2। अवध के नवाबों के राज्यकाल में हिंदू जातियों के लोगों को भी उच्च स्थान प्राप्त था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। यूपी आरओ में पूछा गया सवाल है 2016 में। राजा टिकैत राय नवाब आसफउद्दौला के दीवान या अर्थ मंत्री थे, अतः कथन 1 सही है। अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पदों पर नियुक्ति की गई। उदाहरणतः आसफउद्दौला के दीवान राजा टिकैत राय व राजा झाऊलाल एवं नवाब सफदरजंग के प्रधानमंत्री व सेना नायक राजा नवल राय आदि इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि थे, अतः कथन 2 भी सही है। अगला प्रश्न है, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा होगा? अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवाश का युद्ध और बक्सर का युद्ध। आपको इन सब की डेट याद होनी चाहिए, जिससे कि ये ईजिली आप लोग कर सकें। इधर देखेंगे इसका, 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए प्रश्नगत युद्धों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। अंबर का युद्ध कब हुआ था? अगस्त 1749 में। मुजफ्फर जंग, चंदा साहब, फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने बेलूर के समीप अंबर या अंबूर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया तथा उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दिए गए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई। अगला युद्ध था प्लासी का युद्ध, 1757 में हुआ था जून में। अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ। इम्पोर्टेंट है, अलग से भी ये पूछा जा सकता है। युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया। क्लाइव ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया और नवाब बनने के बाद मीर जाफ़र ने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगनों की जिम्मेदारी से पुरस्कृत किया और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की उसने निजी भेंट भी दी थी। वांडीवाश का युद्ध जनवरी 1760 में अंग्रेज़ों तथा फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए।
अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने किया था, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। ये क्वेश्चन गाइस पूछा हुआ है कि वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था। आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। बक्सर का युद्ध हुआ था अक्टूबर 1764 में। मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेज़ों के मध्य युद्ध में अंग्रेज विजय रहे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था और बक्सर के युद्ध में प्लासी के निर्णयों पर इसमें मुहर लगा दी गई थी। इस प्रकार विकल्प बी सही उत्तर होगा। अंबर का युद्ध 1749 में, फिर उसके बाद में कौन सा था, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757, वांडीवाश 1760 और बक्सर 1764। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवाश युद्ध में पराजित हुआ था। तो पराजित कौन हुआ था, काउंट लाली। वांडीवाश के युद्ध में 1760 ईस्वी में किसको हराया था, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवाश का युद्ध अंग्रेज़ों के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था, फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था 1760 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये देखना है। बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव, गलत। वांडीवाश का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे लड़े थे। खुर्दा का युद्ध निज़ाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए जलियावाला आपने कांड तो सुना होगा, लेकिन चिलियावाला भी एक युद्ध है, इसको भी याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वांडीवाश का युद्ध हुआ था फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। व्याख्या देखेंगे अच्छे से समझ पाएंगे। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था ये, तथा मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेज़ों के मध्य लड़ा गया था। वांडीवाश का युद्ध 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। चिलियावाला का युद्ध कब हुआ था, 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, लॉर्ड गफ ने किया था। सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी थी। ये युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड तो नहीं बोलना इनको। खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में निज़ाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया, जिसमें निज़ाम की हार हुई। अतः स्पष्ट है कि बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले जो थे वो मराठा ही थे। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों के द्वारा किया गया था। 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठों ने अपनी साम्राज्य की आधारशिला रखी। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेज़ों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेज़ों को मुंह की खानी पड़ी। सालबाई की संधि से प्रथम युद्ध बंद हुआ। वेलेजली ने 1802 ईस्वी में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि सहायक संधि किसके समय में हुई थी, वेलेजली के समय में। 1818 ईस्वी में हेस्टिंग्स ने मराठों की सही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की थी। गाइस हम इनको अंग्रेज़ों को लॉर्ड क्यों नहीं कहते, क्योंकि इन्होंने हमारे पर इतने ज़्यादा अत्याचार किए थे, हमारे पूर्वजों के ऊपर सबको इतना परेशान किया था। लॉर्ड का मतलब तो मालिक होता है, तो ये हमारे मालिक तो नहीं है, इसलिए आप लोग भी इनका लॉर्ड मत लगाया करिए इनके नाम के सामने। चलिए आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। कल की क्लास में देखेंगे क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। बाय।